अगर एक दृश्य की कल्पना की जाए, कड़ाके की सर्दियां हैं, एक बच्चा दावतों के बाद फेंकी गई पत्तलों से जूठी पूड़ियों के टुकड़े बीन रहा है। और ये टुकड़े मतलब ये आज रात के खाने के लिए नहीं है, इन्हें बकायदा सुखाकर रखा जा रहा है ताकि बरसात के उन कठिन दिनों में जब घर में अन्न का एक दाना ना हो तो इन सूखे टुकड़ों को पानी में उबाल के थोड़ा नमक मिर्च डालकर खाया जा सके। ये बहुत ही झकझोरने वाला दृश्य है ना? और ये कोई फिक्शन या किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से का एकदम क्रूर इतिहास है जिसे सिर्फ एक शब्द में समेट दिया गया है, जूठन। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी शब्द और इसके पीछे के पूरे सामाजिक ढांचे को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, जूठन का शाब्दिक अर्थ तो बचा हुआ खाना होता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो ये एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है जहां इंसान की कीमत उसकी गरिमा को सिर्फ उसके जन्म और उसकी जाति से तय किया जाता है। सही बात है। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो बहुत ही खास है। एक तरफ हमारे पास ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन के विस्तृत अंश है जो इस दर्द को सीधे तौर पर बयां करते हैं। बहुत ही मार्मिक अंश है वो। हाँ, और दूसरी तरफ इस पूरी व्यवस्था को एक वैज्ञानिक और शैक्षणिक नजरिए से समझने के लिए हमारे पास पाउलो फ्रीयर की क्रिटिकल पेडागोजी, मतलब जो समीक्षात्मक शिक्षा शास्त्र है, उससे जुड़े शोध पत्र और समाजशास्त्रीय समीक्षाएं भी हैं। तो इन दोनों को मिलाकर आज एक बहुत ही जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पहेली का मुख्य बिंदु यह है कि कैसे शिक्षा, जिसे हम अक्सर हाशिए पर खड़े लोगों के लिए आजादी का इकलौता रास्ता मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, उसी शिक्षा को उनके खिलाफ एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया गया, और फिर कैसे उसी शोषित वर्ग ने उसी शिक्षा व्यवस्था को पलटकर अपने आत्मसम्मान और मुक्ति का जरिया बना लिया। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हुआ होगा, लेकिन इसे समझने के लिए हमें मुजफ्फरनगर के बरला गांव की उस बस्ती में जाना होगा जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि का बचपन बीता था। बिल्कुल, उस परिवेश को समझना बहुत जरूरी है। आत्मकथा के पन्ने पलटते हुए एक बात जो बहुत ही गहराई से चुभती है वो ये है कि वहां जीवन का संघर्ष सिर्फ रोटी या पैसे का संघर्ष नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, अगर हम जूठन के शुरुआती अध्यायों का विश्लेषण करें तो वहां का जो आर्थिक ढांचा है वो साफ समझ में आता है। वाल्मीकि परिवार का पूरा जीवन गांव के जो तगा परिवार थे, मतलब जो त्यागी परिवार थे, उनके खेतों और घरों के इर्द गिर्द ही घूमता था। ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जहां काम का कोई अंत ही नहीं था। और काम की प्रकृति कैसी थी? दिन रात मवेशियों का गोबर उठाना। जिन घरों में 10-15 मवेशी होते थे वहां सर्दियों के मौसम में भयंकर दुर्गंध के बीच गोबर साफ करना, उपले पातना। बहुत ही हाड़तोड़ मेहनत। हाँ, और इस हाड़तोड़ मेहनत के बदले मिलता क्या था? स्रोतों में एक आंकड़ा है, साल भर की मेहनत के बदले सिर्फ 25 सेर अनाज। 25 सेर? अगर आज के हिसाब से देखें तो ये मुश्किल से 12 या 13 किलो अनाज बनता है। सोचिए, पूरे साल की मेहनत के लिए सिर्फ 12-13 किलो, और साथ में दावतों की वो जूठन। और इसी जूठन में ना पूरी सामाजिक संरचना का रहस्य छिपा है। देखिए, ये कोई साधारण मजदूरी नहीं थी, ये एक सुनियोजित तरीका था जिससे हाशियाकृत समाज कभी भी इस निर्भरता के दुष्चक्र से बाहर ही ना निकल पाए। मतलब वो बस जिंदा रहें लेकिन कभी पनप न सके। एकदम सही। मुझे इसी में ना एक घटना बहुत ही ज्यादा विचलित करती है। आत्मकथा में अतीत और वर्तमान का एक ऐसा विरोधाभास है जो सीधा सीधा दिल पर चोट करता है। आप उस शादी वाली घटना की बात कर रही हैं? हाँ, वही। एक तरफ अतीत की वो घटना है जहां गांव के त्यागी परिवार में शादी थी। वाल्मीकि जी की माँ ने दिन रात वहां साफ सफाई का काम किया, झूठी पत्तलें उठाई। और जब बारात खाना खा चुकी थी तो माँ ने घर के मुखिया जो थे सुखदेव सिंह त्यागी, उनसे अपने भूखे बच्चों के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त ताज़ा खाना मांगा। और जवाब क्या मिला? वो जवाब बहुत ही अमानवीय था। बिल्कुल। उन्होंने कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है अपनी औकात में रह चूड़ी। और दूसरी तरफ सालों बाद का एक दृश्य है। उसी सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है सुरेंद्र, जो बड़ा होकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के शहर वाले घर में आता है। हाँ, और वहां आके वो उनकी पत्नी के हाथों बने स्वादिष्ट खाने की बहुत तारीफ करता है। बिल्कुल। वो वर्तमान का पल
अतीत के उस गहरे घाव को पूरी तरह हरा कर देता है। पोते को भले ही उस इतिहास का अंदाजा ना हो, लेकिन वाल्मीकि जी के लिए उस एक पल में वो पूरा का पूरा दर्द वापस लौट आता है। सुनते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस समाज में किसी इंसान की पूरी इंसानियत, उसके अस्तित्व की कीमत उसी भोजन से तय हो रही थी। बिल्कुल। शारीरिक भूख मिटाने के लिए एक इंसान को हर दिन अपने मानसिक आत्मसम्मान की बलि देनी पड़ती थी। क्या ये सिर्फ एक आर्थिक लाचारी थी या ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चाल थी ताकि कोई कभी सिर न उठा सके? यहाँ हम समाज शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बात ऊपर से देखने पर सिर्फ आर्थिक लाचारी लगती है ना, उसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही गहरा है। फ्रांस फैनॉन ने इस पूरी प्रक्रिया को इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन यानी आंतरिक उत्पीड़न का नाम दिया है। आंतरिक उत्पीड़न मतलब उत्पीड़न को अपने अंदर बसा लेना। ठीक है। फैनॉन समझाते हैं कि जब कोई समाज सदियों तक शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो एक समय के बाद उत्पीड़न सिर्फ बाहरी नहीं रह जाता, वो अंदर तक बैठ जाता है। हाँ, वो पीड़ित के दिमाग में घर कर जाता है। वर्चस्ववादी वर्ग लगातार ये यकीन दिलाने की साजिश रचता है कि जो शोषित हैं वे अमानवीय हैं या वे इसी लायक हैं। सही बात है। जब किसी को बचपन से बार बार उसकी औकात याद दिलाई जाती है ना, तो मकसद ये होता है कि वो शोषित व्यक्ति बराबरी का सपना देखना ही छोड़ दे। वो अपनी इस दयनीय स्थिति को बस प्रकृति का नियम या अपनी नियति मान ले। मतलब किसी झूठ को इतनी बार बोलो और इतनी क्रूरता से बोलो कि पीड़ित खुद ही उस झूठ को अपना सच मान ले और कभी बगावत ही ना करे। बिल्कुल। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की और उस मनोवैज्ञानिक पिंजरे से निकलने का जो एकमात्र रास्ता उन्हें दिखा वो था स्कूल। स्कूल। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ खटक रहा है। हम स्कूलों को तो ज्ञान का मंदिर कहते हैं ना? अक्सर यही कहा जाता है। हाँ, जहाँ माना जाता है कि बाहर के सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम इन स्रोतों को खंगालते हैं तो ऐसा लगता है कि स्कूल उनके लिए किसी बैटल ग्राउंड या कहें युद्ध के मैदान से कम नहीं था। और यही वो बिंदु है जहां इतिहास की किताबों और वास्तविक जीवन के अनुभवों के बीच का अंतर एकदम स्पष्ट हो जाता है। दलित और हाशियाकृत बच्चों के लिए स्कूल कभी भी वो सुरक्षित या तटस्थ जगह नहीं रहे जिसे हम आदर्श रूप में देखते हैं। आत्मकथा में हेडमास्टर कलीराम का जो जिक्र है वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बहुत ही भयानक है वो। एक बच्चा जो पढ़ने की आस लेकर स्कूल गया है, उससे हेडमास्टर उसका नाम पूछते हैं, जाति पूछते हैं और फिर आदेश देते हैं कि पास के शीशम के पेड़ पर चढ़कर टहनियां तोड़ो, उनकी झाड़ू बनाओ और पूरे स्कूल के मैदान को चमका दो। कोई किताब नहीं, कुछ लेट नहीं, कुछ नहीं। लगातार 3 दिन तक वो छोटा बच्चा कक्षा के बाहर धूल फाँकते हुए झाड़ू लगाता रहा। उसे पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। और तीसरे दिन जब वो बच्चा हिम्मत करके कक्षा में जाकर बैठ गया तो जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। हाँ, वो दृश्य उस पूरी शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करता है। एक त्यागी लड़के ने जाकर शिकायत कर दी और हेडमास्टर कलीराम कक्षा में ऐसे घुसे जैसे कोई शिकारी आया हो। उन्होंने ओम प्रकाश की गर्दन को पीछे से दबोच लिया। आत्मकथा में लिखा है कि ऐसे दबोचा जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचता है और फिर उसे घसीटते हुए कक्षा से बाहर फेंक दिया। ये बहुत ही दर्दनाक है। मुझे जो बात सच में समझ नहीं आ रही है वो ये है कि एक हेडमास्टर का काम तो पढ़ाना है ना, ज्ञान देना है। उसे एक छोटे बच्चे से झाड़ू लगवाकर क्या मिल रहा था? क्या ये सिर्फ उस हेडमास्टर की कोई व्यक्तिगत कुंठा या क्रूरता थी या इसके पीछे कुछ और था? देखिए, ऊपर से देखने पर यह किसी एक व्यक्ति की क्रूरता जरूर लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित ढांचा था। शोध पत्रों में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्री गोपाल गुरु के पेडागॉजी ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी अपमान के शिक्षा शास्त्र का हवाला दिया गया है। अपमान का शिक्षा शास्त्र मतलब अपमान को सिखाने का एक तरीका बना लिया गया था। बिल्कुल। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी जहां हाशियाकृत छात्रों को जानबूझकर सीखने की मुख्य धारा से अलग किया जाता था। उन्हें बौद्धिक रूप से अमान्य साबित करने की एक कोशिश थी। इसके साथ ही अगर हम पियरे बॉर्डियू के कल्चरल कैपिटल या सांस्कृतिक पूंजी के सिद्धांत को देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। इन अकादमिक शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये सांस्कृतिक पूंजी असल में काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि ये सांस्कृतिक पूंजी एक तरह की अदृश्य करेंसी या अदृश्य मुद्रा है। अच्छा। जो अमीर और ताकतवर वर्गों के बच्चे हैं वे स्कूल के दरवाजे पर पूरी तरह भरी हुई जेबों के साथ आते हैं।
उन्हें पता है कि शिक्षकों से कैसे बात करनी है, उनके घरों में किताबें हैं, उनका आत्मविश्वास ज्यादा है। क्योंकि वो उसी माहौल में पले बड़े हैं। बिल्कुल, ये उनकी सांस्कृतिक पूंजी है। वहीं जो दलित या हास्याकृत बच्चा है, उसकी जेबें इस अदृश्य करेंसी के मामले में बिल्कुल खाली हैं। और स्कूल इस अंतर को कम करने के बजाय उस बच्चे को इस बात के लिए और दंडित करता है कि उसके पास वो करेंसी क्यों नहीं है जिसे कमाने का उसे कभी मौका ही नहीं दिया गया। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। यानी स्कूल उस बच्चे को सिर्फ ज्ञान से वंचित नहीं कर रहा था, बल्कि उसे ये बता रहा था कि तुम इस व्यवस्था में फिट होने लायक ही नहीं हो। एकदम से। और यहीं पर पाउलो फ्रेयर का बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन भी सामने आता है। फ्रेयर के अनुसार जो हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है, वो छात्रों को खाली बर्तनों की तरह देखती है, जिनमें शिक्षक सिर्फ सूचनाएं भरते हैं। जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसका उद्देश्य छात्रों को सवाल पूछने वाला नागरिक बनाना नहीं, बल्कि आज्ञाकारी और निष्क्रिय बनाना होता है। बाप रे। और दलित छात्रों के मामले में तो ये पैमाना और भी ज्यादा क्रूर था। उन्हें ये सिखाया जा रहा था कि स्कूल की चारदीवारी के अंदर भी उनका स्थान वही है जो गांव की बाहरी व्यवस्था में है, यानी झाड़ू लगाना। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था ही खिलाफ खड़ी हो, तो एक बच्चा जाए तो जाए कहाँ? ऐसे में प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की शुरुआत कैसे हुई? ये बहुत अहम सवाल है। स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह बात बहुत मजबूती से उभर कर आती है कि ये प्रतिरोध स्कूल के ब्लैकबोर्ड से नहीं आया, बल्कि उस बच्चे के अनपढ़ परिवार के साहसिक कदमों से आया। और ये इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। जब संस्थाएं नाकाम हो जाती हैं ना, तो विद्रोह समाज की जड़ों से फूटता है। ओम प्रकाश के पिता, जिन्हें वे प्यार से मुंशी जी कहते थे, वे एक आम अनपढ़ मजदूर थे। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते थे। जब उन्होंने स्कूल के पास से गुजरते हुए अपने बेटे को तीसरे दिन भी मैदान में झाड़ू लगाते देखा, तो वे ठिठक गए। ओम प्रकाश उन्हें देखकर फपक कर रो पड़े। और फिर जो हुआ उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई सदियों पुराना बांध टूट गया हो। पिता ने बेटे के हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उस पल में वो सिर्फ एक पिता नहीं थे। बिल्कुल, उनकी आंखों में आग थी। जो पिता हमेशा सवर्णों के सामने तीर कमान की तरह झुके रहते थे, वे उस दिन हेडमास्टर के सामने तन कर खड़े हो गए। उनका वो निडर संवाद पूरे स्कूल में गूंज गया। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगावे है? और ये संवाद सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं था, ये पीढ़ियों से दबे हुए एक पूरे समाज की आवाज थी जो उस दिन अचानक से फूट पड़ी थी। और ये साहस सिर्फ पिता तक सीमित नहीं था। एक और घटना जो आत्मकथा में दर्ज है और इंसान को अंदर तक हिला देती है, वो कक्षा 9 की है। हाँ, वो खाल उतारने वाली घटना। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि एक मरे हुए बैल की खाल उतारने के लिए ओम प्रकाश को अपने कामचोर चाचा के साथ जाना पड़ा। तपती दोपहर, भयंकर गर्मी और एक मरे हुए जानवर की दुर्गंध के बीच घंटों तक खाल उतारना, उस अनुभव ने एक स्कूली बच्चे को अंदर तक तोड़ दिया था। सोचिए उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। लेकिन उससे भी बड़ा डर तब सामने आया जब चाचा ने वो खून से लथपथ भारी गठरी ओम प्रकाश के सर पर रख दी। उन्हें उस गठरी को बस अड्डे की भीड़ के बीच से ले जाने को कहा गया। उस उम्र में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है कि कोई उसे देख ना ले, उसकी सामाजिक गरिमा पर सवाल ना उठ जाए। माही डर। उन्हें डर था कि स्कूल का कोई सहपाठी या शिक्षक ना देख ले, कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे। उस गंदगी, बदबू और खून से सने हुए जब वो घर पहुंचे तो उनका शरीर ही नहीं, आत्मा भी कांप रही थी। उनकी माँ उन्हें उस हालत में देखकर रो पड़ी। और तब उनकी बड़ी भाभी ने जो शब्द कहे, वे इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक हैं। भाभी ने कहा, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। भाभी के वे आंसू और वे शब्द ओम प्रकाश वाल्मीकि के लिए अंधेरे में एक जलती हुई मशाल बन गए। तो क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस शिक्षा और अधिकारों का पाठ उन्हें स्कूल की किताबों से मिलना चाहिए था, वो असली पाठ उन्हें अपने अनपढ़ पिता के उस गुस्से और भाभी के उन आंसुओं से मिल रहा था? ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है और शिक्षा शास्त्र में इसे बहुत अच्छी तरह से परिभाषित भी किया गया है। पाउलो फ्रेयर के दर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कॉन्शियंटाइजेशन, जिसे हिंदी में हम चेतना या आलोचनात्मक जागरूकता कह सकते हैं। चेतना? हाँ, फ्रेयर कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, ये अपने आसपास की दुनिया, अपनी स्थिति और अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न की असलियत को समझने की क्षमता है। ओम प्रकाश के लिए ये पारिवारिक घटनाएं उसी चेतना का काम कर रही थी। थोड़ा और गहराई से समझे तो मतलब ये कैसे काम करती है? हाँ,
जब उनके पिता ने झाड़ू फेंकी या जब भाभी ने गंदगी में ना घसीटने की बात कही तो उन्होंने ओम प्रकाश के दिमाग में एक बात बहुत साफ कर दी। उन्होंने सिखाया कि ये जो अपमान है ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तुम इसके लायक नहीं हो, ये इस व्यवस्था की क्रूरता है। और जब कोई शोषित व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसके हालात उसकी नियति नहीं है बल्कि एक बनाई गई साजिश है, तो उसके अंदर से थोपी गई शर्म खत्म हो जाती है। और वही शर्म फिर विद्रोह का रूप ले लेती है। बिल्कुल, शर्म का खत्म होना और सिस्टम पर सवाल उठाना ही चेतना का असली जागरण है। और यही चेतना आगे चलकर एक बहुत ही शक्तिशाली और बौद्धिक आवाज में कैसे तब्दील हुई, ये हमारी चर्चा का अगला और बहुत ही रोमांचक पड़ाव है। जो बच्चा कभी स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाने को मजबूर था, जिसने सिर पर खून से लथपथ खाल ढोई थी, वो सिर्फ एक आत्मकथा लिखकर नहीं रुकता, वो उससे कहीं आगे जाते हैं। हाँ, वो एक ओजस्वी कवि, एक प्रखर कहानीकार और एक बेहद निडर आलोचक बनकर उभरता है। शोषित से एक बड़े बुद्धिजीवी तक का ये सफर वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। चमत्कार से ज्यादा मैं कहूँगा कि ये उनके निरंतर अध्ययन और वैचारिक स्पष्टता का नतीजा था। स्रोतों में उनके इस बौद्धिक विकास पर काफी प्रकाश डाला गया है। उन पर कई अलग अलग विचारधाराओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। हाँ, आत्मकथा और शोध बताते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों ने उनके नजरिए को पूरी तरह बदल दिया था। बिल्कुल। इसके अलावा मराठी दलित साहित्य ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। विशेषकर नामदेव ढसाल और दया पवार जैसे लेखकों की बेबाक रचनाओं ने उन्हें बताया कि दर्द को शब्दों में कैसे पिरोया जाता है। साथ ही मुंशी प्रेमचंद के यथार्थवाद ने भी उन्हें समाज की विडंबनाओं को बारीकी से देखने की दृष्टि दी। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे सिर्फ दूसरों से प्रेरित होकर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग और बेबाक राह चुनी। वे अपने खुद के समाज की कमियों पर भी उंगली उठाने से नहीं हिचकिचाए। ये बात फॉरवर्ड प्रेस के एक लेख में बहुत ही बेबाकी से सामने आती है। उस लेख में बताया गया है कि वाल्मीकि जी ने सिर्फ सवर्ण या वर्चस्ववादी समाज की आलोचना नहीं की, उन्होंने अपने खुद के समाज के उन दलित लेखकों की भी कड़ी आलोचना की जो अपनी कविताओं और कहानियों में तो दलित चेतना और विद्रोह की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन असल जिंदगी में अपने दफ्तरों या समाज में अपना सरनेम या उपनाम छिपाते थे। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। उपनाम छिपाने के पीछे वही सदियों का डर काम करता है। लेकिन वाल्मीकि जी का इस पर क्या तर्क था? उनका मानना था कि अगर आप असल जिंदगी में अपनी पहचान को लेकर छिप रहे हैं, तो आप अपनी रचनाओं में ईमानदार कैसे हो सकते हैं? सही बात है। ये तो वही आंतरिक उत्पीड़न वाली बात हो गई, जहां इंसान खुद अपनी पहचान से शर्मिंदा महसूस कर रहा है। वाल्मीकि सरनेम, जिसे समाज ने हमेशा एक गाली या नीची नजर से देखा था, उसे अपने नाम के आगे डंके की चोट पर लगाना ये बहुत बड़े मानसिक साहस का काम था। बिल्कुल था। पूर्ण ईमानदारी और इस साहस के बिना ये सामाजिक लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती थी। ये उनका वो साहसिक कदम था जिसने साबित कर दिया कि वे उस आंतरिक उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद हो चुके थे। इसे देखकर मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही है। ये ऐसा है कि जिस भाषा, जिस शिक्षा व्यवस्था और जिस समाज ने उन्हें हमेशा चुप कराने की कोशिश की, उन्हें हाशिए पर धकेला, उन्होंने उसी व्यवस्था को, उसी भाषा को अपना लाउड स्पीकर बना लिया। क्या बात है, बहुत सही उपमा है ये। उन्होंने किसी और के हथियार नहीं मांगे, बल्कि उसी हथियार से उस समाज के पाखंड पर सबसे करारी चोट की। ये लाउडस्पीकर वाली उपमा बहुत ही सटीक है। और अगर हम इसे पॉलो फ्रेयर के सिद्धांतों से जोड़कर देखें तो यही एजुकेशन एज लिबरेशन यानी शिक्षा के जरिए मुक्ति का सबसे बड़ा और असली उदाहरण है। फ्रेयर का मानना था कि शिक्षा तब तक सार्थक नहीं है जब तक वो इंसान को सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाए। शिक्षा का असली काम है इंसान को उस व्यवस्था पर सवाल उठाने के काबिल बनाना जो उसे दबाती है। मतलब शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि आंखें खोलना है। बिल्कुल। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कलम ने ठीक यही काम किया। उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कोई बड़ा पद या रुतबा हासिल करने के लिए नहीं किया। उन्होंने इसे एक टूल बनाया समाज के पाखंड को दुनिया के सामने नंगा करने के लिए, और उन दबे कुचले समुदायों को उनका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलाने के लिए जो सदियों से जूठन खाने को मजबूर थे। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आती है। जूठन सिर्फ एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के व्यक्तिगत दर्द या उनके निजी संघर्ष की कहानी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारतीय समाज के उस क्रूर इतिहास का एक बहुत बड़ा आईना है, जहां सदियों से मानवीय गरिमा को जन्म, जाति और काम के आधार पर रौंदा जाता रहा।
लेकिन साथ ही ये कहानी हार मान लेने की कहानी नहीं है। ये उम्मीद की कहानी है। ये उम्मीद देती है कि तमाम बाधाओं, उस क्रूर अपमान की शिक्षा शास्त्र और डराने वाले माहौल के बावजूद शिक्षा अन्याय को चुनौती देने का सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकती है। ये वो चिंगारी है जिसे एक बार सही तरीके से हवा मिल जाए तो वो पीढ़ियों के अंधकार को जलाकर राख कर सकती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ज्ञान और शब्दों पर कभी भी किसी एक वर्ग का एकाधिकार नहीं हो सकता। सही कहा। जब एक हाशियाकृत व्यक्ति कलम उठाता है ना, तो वो सिर्फ अपने हिस्से का दर्द नहीं लिखता, वो पूरे इतिहास की गलतियों को सुधारने की नींव रखता है। वो दूसरों के लिए एक नया रास्ता बनाता है। श्रोताओं के लिए आज की इस गहन चर्चा से निकलने वाले ये निष्कर्ष बहुत ही विचारणीय है। हमने अतीत के पन्नों से लेकर समाजशास्त्र के कड़े सिद्धांतों तक का सफर तय किया और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। हम आज एक ऐसे विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करना चाहेंगे जो शायद आपको अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। वो विचार क्या है? विचार ये है कि आज हम 21वीं सदी के डिजिटल युग में जी रहे हैं। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, एआई का जमाना है जहां ये दावा किया जाता है कि सूचना और शिक्षा तक सबकी पहुंच बराबर है, सब ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और हमारा समाज सच में हर तरह के सामाजिक भेदभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुका है? ये एक बहुत ही तीखा सवाल है। या फिर वो जो अपमान का शिक्षा शास्त्र जिसका सामना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक गांव के स्कूल में किया था, क्या उसने आज हमारे चमकते हुए आधुनिक स्कूलों, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कैंपसों या फिर बड़े बड़े एसी वाले कॉरपोरेट दफ्तरों में कोई नया, अदृश्य और ज्यादा परिष्कृत रूप ले लिया है? क्या आज भी कहीं कोई बच्चा या कोई कर्मचारी बिना कहे सिर्फ अपनी पहचान की वजह से किसी अलग तरह की जूठन के एहसास के साथ बड़ा हो रहा है? ये सोचने वाली बात है।